होगी स्टार्ट। अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव हुए, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर तुम्हारा ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, ठीक है, और दूसरी तरफ हम आरपीएफ के देख रहे हैं, उधर से वो भी चल रहे हैं, और एसएससी जीडी भी चल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेंट्रल लेवल में ज़्यादा पूछ लेता है, और ऐसा नहीं है कि सेंटर में पूछेगा, स्टेट लेवल में पूछता है, ठीक है। बता सकते हो अगर पूछ ले कि दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटें, तो ध्यान देना जरा। दिल्ली के अंदर अगर हम कहें, दिल्ली में विधानसभा सीटों की बात करूं तो कितनी है, तो 70 है, ठीक है। कितनी है, 70 है। और जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए थे वो स्टार्टिंग होती है 5 फरवरी 2025, एक ही दिन में चुनाव हो गया। साथ में इसकी जो मतगणना हुई यानी रिजल्ट आया 8 फरवरी 2025। जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी ऐसा आया कि बीजेपी को कितनी सीटें मिली है इस बार, 48, बीजेपी को 48, और जो आम आदमी पार्टी थी इन्हें कितनी मिली है, तो 22। यहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बात हो रही दिल्ली की। तो ध्यान रखना, दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 70 है। यहाँ पे चुनाव हुए 5 फरवरी 2025, 3 दिन में क्या आ गया रिजल्ट, 8 फरवरी 2025, और बीजेपी को सीट मिलती है कितनी, 48, आम आदमी को मिलती है 22। कितनी मिली, 22। अब होता क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को हराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो ध्यान रखना, इनका नाम था परवेश वर्मा। समझ में आ गया, परवेश वर्मा। अगर कितने वोटों से हराया, 7089, 7089 वोटों से हरा दिया किसे, अरविंद केजरीवाल। अगर यहाँ पे हम बात करें कि चुनाव करवाता कौन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, ठीक है। तो पूरे भारत में जो चुनाव करवाएगा वो कौन करवाता है, तो हम कहेंगे, यानी पूरे भारत की अगर मैं बात करूं, सेंटर की बात करूं, सेंटर में कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में आता है, 324। अगर राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, 243 के, 243 के, ये 2 पॉइंट हमें याद रखने। अगर पूछता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किस में आता है, तो हम कहेंगे 324, और राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन 243 के, याद रहेगा। यानी जो राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे वो कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। और सेंटर के कौन करवाता है, केंद्रीय। इतना क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो अनंगपाल। किसके द्वारा, अनंगपाल। और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था, इंद्रप्रस्थ। ये भी याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, तो हम कहेंगे 1912। 1912, 11 में घोषणा होगी, 12 में, यानी भारत की राजधानी कहाँ बनती है, तो दिल्ली बनेगी, ठीक है। अगर कहता है नई दिल्ली बनी, नई दिल्ली बनी भारत की राजधानी, तो कब बनी थी, तो ये भी ध्यान रखना, 1931। 1931। बताओ कोई दिक्कत है क्या, इतना समझ में आ गया। आगे चल निकाली ने। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं, असम की दूसरी राजधानी घोषित की है, तो बताओ कौन सी राजधानी बनी है। तो ध्यान रखना, इसका नाम है डिब्रूगढ़। पहली राजधानी हम कहते हैं दिसपुर। असम की पहली राजधानी क्या है, दिसपुर, और नई राजधानी अब क्या बनी है, तो डिब्रूगढ़, यानी दूसरी है ये। पहली राजधानी क्या है, तुम कहेंगे दिसपुर। इतना क्लियर हो गया। अगर बात करें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनका नाम क्या है, हेमंत शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कहाँ के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, असम। इसके अलावा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ बना है, तुम कहेंगे सिक्किम। और एक हम पढ़ते हैं कंचनजंगा पर्वत शिखर, कई बार पेपर में पूछा गया, वो कहाँ से है, तो हम कहेंगे सिक्किम। अगर पूछ ले भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2। कौन सी है, K2। और K2 की ऊंचाई कितनी है, 8611।
अगर पूछ ले पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं कितनी है, 8850 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा। अच्छा बता सकते हो भारत की पहले नंबर की तो हम कहते हैं K2, तो दूसरे नंबर की कौन सी है? दक्षिण भारत की अन्नमोइडी। तो दूसरे नंबर पे आती है नंदा देवी। ध्यान रखना जरा, पहले नंबर पे अगर हम उत्तराखंड की तो है ही है, लेकिन पूरे भारत की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कहेंगे नंदा देवी। याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद 2025 खो खो विश्व कप महिला एवं पुरुष, यानी 2025 में खो खो विश्व कप हुआ, जो जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया और पुरुषों ने भी भाग लिया, यानी दोनों के दोनों का खिताब, यानी पुरुष वर्ग का भी और महिला वर्ग का भी, ये जीतने वाला देश कौन सा है, तो हम कहेंगे अपना प्यारा कौन सा है, भारत है। ठीक है। अगर उपविजेता की मैं बात करूं तो नेपाल की राजधानी बताइए जरा। नेपाल की राजधानी कही जाती है काठमांडू, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा ये देखो, अगर बने दूसरी बार अगर जो राष्ट्रपति बने तो कौन से नंबर के बने वहां के, तो 47। ये भी ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रम्प ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने, 47। लेकिन क्रम में अगर अपने हिसाब से 2 बार बने, लगातार 2 बार बने हैं। अगर समान नागरिक संहिता, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो गया अपने यहाँ पे भी, ठीक है। समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं यूसीसी, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, उत्तराखंड। यानी सभी के लिए समान कानून, न्याय वाला कानून कहा जाता है, इसे कहा गया क्या, यूसीसी। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ, उत्तराखंड। इसे उत्तराखंड में कब लागू कर दिया, 27 जनवरी 2025। 27 जनवरी 2025, दोनों इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। ठीक है। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी। कब मनाते हैं, 26 जनवरी। महिला दिवस बताओ फिर। महिला दिवस कई बार पूछा गया, 8 मार्च। महिला दिवस 8 मार्च में मनाते हैं। अगर कहता है विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, हम कहते हैं 15 मार्च। कब मनाते हैं, 15 मार्च। अगर कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 24 दिसंबर। कब मनाते हैं, 24। बताओ जरा फिर। अगर कंप्यूटर दिवस कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर। अगर कहता है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर। अगर पूछ ले कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अगर पूछ ले जल दिवस मनाया जाता है, जल दिवस 22 मार्च। जल दिवस 22 मार्च। साइकिल तो याद ही रहेगी, साइकिल दिवस 3 जून। बताया था 3 पहिए होते हैं, तो 3 का ही ध्यान रखना, 3 जून। गणित दिवस बताओ, 22 दिसंबर। ये भी इंपोर्टेंट है। गोरैया दिवस बताओ, गोरैया दिवस 20 मार्च। तो ये दिवस एक बार बीच में एक बार फिर रिपीट करा दूंगा, बहुत टाइम हो गया रिपीट कराए हुए, है ना। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। याद रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय बालिका, कई बार पढ़ रखा है हमने, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं, 24 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें, 24 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदान दिवस, कई बार एग्जाम में पूछा गया, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाते हैं, तो हम कहते हैं 25 जनवरी। कब मनाएंगे, 25 जनवरी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, मतदान दिवस। इसके अलावा अनुच्छेद 40 कई बार पूछा गया, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अगर पूछ ले अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करूं, इसे कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा।
भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता? अनुच्छेद 32 किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर बात करें संविधान की कुंजी, संविधान की ताली, संविधान की आत्मा, ये किसे कहा जाता? प्रस्तावना। बताओ जरा। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना का प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखने का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कब रख दिया? 13 दिसंबर 1946। और इसे संविधान सभा ने क्या कर लिया? स्वीकार। 22 1947। अगर पूछ लिया जाए संविधान सभा ने जो प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा जाता उसे कब स्वीकार कर लिया था? 22 जनवरी 1947। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुए? एक बार। कितनी बार हुए? एक बार। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताएं, हम पढ़ते हैं प्रस्तावना को लेकर 3 वाद होते हैं। पहला कौन सा था? गोपालन संघवाद। पहला कौन सा? गोपालन। कब हुआ था? और उसके बाद बेरुवाड़ी 1960। और फिर हम लास्ट में देखते हैं केशवानंद 1973। यानी ये जो वाद हुए थे इनमें हमने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया था कि बताएं प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। तो हम लास्ट में आके देखते हैं कौन से वाले में? केशवानंद। तो केशवानंद में हमने देखा था कि केशवानंद ने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था केशवानंद में कि हाँ संविधान का भाग है लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना को किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर पूछ लिया जाए इसी को हम क्या कहते हैं? क्या? लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। कितने जोड़े थे? 10 जोड़े थे। कितने? 10 जोड़े थे। और साथ में कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये याद रखने, सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चले। 26 जनवरी 2025 बताओ, अभी हाल में मनाया गया था गणतंत्र दिवस। मनाया गया नहीं मनाया गया? बताओ कौन से नंबर का? कर दी गड़बड़? तो ध्यान रखना जरा, अगर पेपर में आ गया ना पक्का गलत करोगे। ठीक है, तो कौन से नंबर का था ये? 76वीं। इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। यहाँ से 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मुख्य अतिथि, तुमने देखा भी होगा मुख्य अतिथि सबसे इंपोर्टेंट रहता है। इस बार के जो मुख्य अतिथि रहे थे इनका नाम था सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के क्या है? राष्ट्रपति। और एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कही जाती है इंडोनेशिया। कौन सी है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी थी जकार्ता। क्या थी? जकार्ता। अब इसकी नई राजधानी क्या है? तो न्यू संतारा। न्यू संतारा, याद रहेगा इतना। इसके बाद गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? यानी इसकी थीम की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, ये भी इंपोर्टेंट है। अगर 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 7। ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि देखो अब जो तुम्हारा ग्रुप डी का पेपर आएगा या एसएससी सेंट्रल लेवल का, वहां पे तो क्वेश्चन बिल्कुल जरूर पूछे जाने हैं। ठीक है, और शायद ये इस बार मैंने अभी टॉपिक ये वाला करवाया नहीं, तुम्हें पिछले वाला करवा रखा है ना। पर्यटन दिवस कई बार पूछा गया, 25 जनवरी बता सकते हो? ये तो कौन सा है? राष्ट्रीय, तो विश्व पर्यटन दिवस। तो 27 सितंबर में हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन अब आ जाते जरा, कल तो हमने भाग कर दिए थे कवर, कल भाग पूरे कवर हो गए थे नहीं हो गए थे? अच्छे से रट गए होंगे। आज लेंगे हम पहले अनुसूची। अब पहले मेरे साथ ध्यान से, बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत देना। ठीक है, पूरा ध्यान फोकस रखना यहाँ पे। आज देखो तुम्हें पूरी की पूरी ये 12 अनुसूचियां उंगली पे रटवाऊंगा। ठीक है, जैसे 22 भाग रटवाए ना, है ना? हाँ बिल्कुल, ये रटे जाएंगे भाई, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, चिल्लाना मत। ठीक है, तो पहली अनुसूची चल रही है किस पे? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। पहली बात, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, जैसे हम कहते हैं शुरुआत में जब अपना संविधान गठित होकर तैयार हुआ था, यानी हम कहते हैं कि पहली बार अंगीकृत किया जाता है 26 नवंबर 1949। वो तो अंगीकृत किया गया था कितने अनुच्छेदों के साथ? 15 या 16।
15 या 16, जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया था। इसी दिन हम देखेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनेंगे? राजेंद्र। और इस दिन को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। इतना समझ में आ गया होगा। अब जब हमारा संविधान यानी लागू किया गया, उस समय शुरुआत में अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12। ठीक है, ये भी हमें देखना है 12 कौन कौन सी और कब कब जुड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते पहली अनुसूची। पहली अनुसूची का संबंध किससे? संघ और राज्य। संघ और राज्य। दूसरी होगी वेतन। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC/ST क्षेत्र। पांचवी SC/ST क्षेत्र। और छठी 4 राज्यों का आवंटन। 4 राज्यों का आवंटन। अब ये 4 राज्यों की बात कर रहा है। 4 राज्यों का आवंटन। 4 राज्यों का आवंटन का इसमें आ जाता असम। असम हो गया। फिर हो गया त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। एक आ जाता इसमें मिजोरम। मिजोरम हो गया। और एक आ गया मेघालय। ये ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता, सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई अनुसूची 1 का संबंध, 2 का संबंध, 3 का संबंध। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, पहली अनुसूची किससे बताई? पहली अनुसूची संघ और राज्य। पहली संघ और राज्य। दूसरी वेतन। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC/ST क्षेत्र। छठी 4 राज्यों का आवंटन। पहली किससे? पहली संघ और राज्य। दूसरी वेतन। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC/ST। पांचवी SC/ST। पहली कौन सी? पहली। दूसरी। दूसरी। तीसरी। चौथी। पांचवी। पांचवी। छठी 4 राज्यों का आवंटन। पहली अनुसूची। दूसरी। दूसरी। तीसरी। चौथी। पांचवी। छठी 4 राज्यों का आवंटन। लड़की खड़ी होकर फटाफट बता दे। पहली अनुसूची। दूसरी। तीसरी। चौथी। पांचवी। छठी। गजाला, सॉरी काजल। ये पक्का गड़बड़ करेगी 100%। पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस के साथ में। पहली अनुसूची। पहली अनुसूची। चलो स्टार्टर है, सही बता दी, तू बता आराम से। पहली अनुसूची। दूसरी। तीसरी। चौथी। पांचवी। छठी। कंफ्यूजन रहती है, बैठ जरा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा पहली अनुसूची किससे है? तो संघ और राज्य। संघ और राज्य। दूसरी वेतन। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC/ST क्षेत्र। छठी 4 राज्यों का आवंटन। 6 तक याद होगी, आगे चल रहे। ठीक है, अब चल रहे भाई 6 तक तो अपनी क्लियर होगी, है ना। 6 तक क्या होगी? क्लियर होगी। पहली अनुसूची किससे? संघ और राज्य। दूसरी वेतन। तीसरी शपथ। चौथी निर्वाचन। पांचवी SC/ST। छठी 4 राज्यों का आवंटन। ठीक है, अब चलते 7वीं पे डायरेक्ट। अब आने वाले किस पे? 7वीं। इनके बारे में डिटेल आगे बताऊंगा। ठीक है, 7वीं की बात कर लेते, शक्तियों का बंटवारा। 7वीं शक्तियों का बंटवारा। 8वीं 22 भाषा। 8वीं 22 भाषा। 9वीं संपत्ति। 9वीं संपत्ति। 10वीं दल बदल। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायती राज। 11वीं पंचायती राज। 12वीं शहरी क्षेत्र। तो 7वीं का किससे? 7वीं शक्तियों का बंटवारा। 7वीं शक्तियों का बंटवारा। 8वीं 22 भाषा। 8वीं 22 भाषा। 9वीं संपत्ति। 9वीं संपत्ति। 10वीं दल बदल। 10वीं दल बदल। 11वीं पंचायती राज। 11वीं पंचायती राज। 12वीं शहरी क्षेत्र। अब ध्यान देना जरा, इसे एक साइड में रख रहे फिलहाल। अब आ जाते हैं यहाँ पे जी, स्टार्टिंग से।
पहली अनुसूची, पहली, दूसरी, दूसरी, तीसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, पांचवी, छठी, 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 सातवीं, 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 आठवीं, 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 नवीं, नवीं संपत्ति, नवीं संपत्ति, 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत, 11वीं पंचायत, 12वीं शहरी क्षेत्र। याद हो गया? बताओ वंदना फिर। पहली अनुसूची, अरे चुप हो जा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। अब बता, अब बता। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी, सातवीं, बैठ जरा बैठ, सातवीं, सातवीं। अभी तक तो याद थे, सारे गायब हो गए है ना? कहाँ चले गए? आठवीं, आठवीं, बैठ जरा। ठीक है, एक बार रिपीट करें। पहली अनुसूची संघ और राज्य, याद रहेगा। पहली संघ और राज्य, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी निर्वाचन, पांचवी SC/ST, पांचवी SC/ST, छठी 4 राज्यों का आवंटन, छठी 4 राज्यों का आवंटन, सातवीं शक्तियों का बंटवारा, सातवीं शक्तियों का बंटवारा, आठवीं 22 भाषा, आठवीं 22 भाषा, नवीं संपत्ति, नवीं संपत्ति, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 11वीं पंचायती राज, 12वीं शहरी। याद होगी? नहीं हुई तो एक बार यूट्यूब पे देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान देना जरा, इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब यहाँ पे अभी अभी हमने पढ़ा, यानी छठी तो हमने पढ़ा 4 राज्यों का आवंटन, क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं सातवीं की मैं बात कर रहा था, शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, यानी यहाँ पे ध्यान रखना, सातवीं अनुसूची में 3 छोटी छोटी सूची आती हैं। 3 छोटी छोटी की अगर मैं बात करूं, पहली को कहा जाता संघ सूची, दूसरी को कहा जाता राज्य सूची, तीसरी को कहा जाता समवर्ती। इतना ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर पूछ लिया जाए कि सातवीं अनुसूची में कितनी सूची आती है? 3। पहली कौन सी? संघ, दूसरी राज्य, तीसरी समवर्ती। सबसे टॉप पे रहता है संघ, सबसे टॉप पे संघ, फिर उससे नीचे राज्य और फिर समवर्ती। याद रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, संघ सूची की मैं विषय की बात कर लेता हूँ। संघ सूची विषय, संघ यानी संघ सूची पे, यानी जो कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को। जैसे अगर कोई जनगणना मामला हुआ या रेल मामला हुआ, बताओ, हम कहते हैं कि जो रेलवे की नौकरी होती है केंद्र की नौकरी होती है, होती नहीं होती? तो जितने भी कानून बनाएगी रेलवे को लेकर, वो कौन बनाती है? केंद्र सरकार। समझ में आ गया? तो किसमें लेके आए? संघ सूची में। मैंने कहा भाई डाक विभाग की भर्ती आई हुई है, अब तुम क्या कहोगे? तो सेंटर की नौकरी है, भरना चाहिए। समझ में आ गया? सेंटर की है ना, तो तब भी हम किस में चले जाएंगे? संघ सूची। जनगणना मामले, जनगणना कौन कराती है? केंद्र सरकार, तो भी मामला किसमें? संघ सूची। तो इस तरह के जो विषय कहे गए, यानी केंद्र सरकार को संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार है। पहले कितना था? 97 विषयों पर था, अब कितने पे हो गया? 100 पे। समझ में आ गई बात? अब कहने का मतलब ये है, संघ सूची में पहले विषय कितने थे? 97, अब कितने हुए? 100। याद रहेगा। राज्य सूची में विषय कितने थे? 66, 66 से हो गए 61। याद रहेगा, 66 से 61। और समवर्ती सूची में विषय कितने? 47, बढ़ के हो गए 52। समझ में आई बात? तो अब ध्यान रखना, ये था शक्तियों का बंटवारा।
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसके अंतर्गत कितनी सूची आती है? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में कितने विषय? 97 से 100, 97 से 100। और राज्य सूची में 66 से घटे 61, 66 से घटे 61। और समवर्ती 47 से 52। अब ये जो 47 से 52 विषय हुए, इन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार। लेकिन बात मानने किसकी होती है? केंद्र सरकार की। समझ में आ गई बात? आगे चले। इतना तो क्लियर हो गया ना 7वीं का। अब आ जाते 8वीं अनुसूची। अभी अभी पढ़ा हमने 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? 22 भाषाओं से। ठीक है। जब अपना संविधान लागू किया गया था, उस समय मूल संविधान में हम कहे तो कितनी भाषाओं को मानने का? 14। कितनी थी? 14। अब ये सबसे इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। या तो हिंदी में पूछेगा, हिंदी में भी आता है, और यह पूछता है क्या? जीके के पर्पज से। अब यहाँ पे ध्यान देना, 8वीं अनुसूची में विषय, अगर भाषाओं की बात करूं, जब अपना संविधान लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से क्या कर दिया? लागू। उस समय भाषाएं कितनी थी? 14। अब कितनी होगी? तो 22। अब ये पहले देख लेते 22 कैसे कैसे हुई। सबसे पहली बात, 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया सिंध को, सिंधी भाषा या सिंध भाषा। और 21वां संविधान संशोधन था, कब हुआ था? 1967। समझ में आई बात? यानी अगर कहता है कि बताएं 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया था, तो हम कहेंगे सिंध भाषा। कौन सी है? सिंध भाषा। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। कब हुआ था? इतना याद रहेगा। कितनी भाषाएं जुड़ी? अभी एक जुड़ी। 21वां संविधान संशोधन 1967, सीधा याद रखना है ऐसी। अब इसके बाद पहले तो एक जुड़ी, अब जुड़ेगी सीधी कितनी? 3 जुड़ेंगी। 3 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। एक शब्द याद रखेंगे, नमक। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कब जुड़ी? 71वां संविधान संशोधन, 71वां 1992। 1992 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा? कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967। याद रहेगा। 3 भाषाओं के नाम आए, नमक। 71वां संविधान संशोधन 1992। याद रहेगा। पहले 1, फिर 3, अब इस बार 4। ठीक है। 4 की बात करेंगे। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS। BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी 92वां संविधान संशोधन 2003। अब बात समझ में आई? 2171, और ध्यान रखना 2171 और 92, 2171 92, ये कोड याद रखना, 2171 92। 21 में एक सिंध भाषा, अगर 71 में 3 कितनी? नमक याद रखना। और फिर इसके बाद कौन सा है? 92। 92वां कब हुआ? 2003। और कितनी भाषा? 4। BDMS। ठीक है, ऐसे याद रखना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, याद रहेगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी? 8। और भाषा कितनी? भाषा 14। कितनी थी? 14। ये तो समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, 90वीं अनुसूची का संबंध हम पढ़ते हैं संपत्ति से। क्वेश्चन पूछेगा कि 90वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 1951। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951। तब जोड़ा गया कौन सी अनुसूची को? 90वीं। और जिसका संबंध किससे? तो संपत्ति। 10वीं की बात कर लेते हैं। 10वीं का दल बदल से हमने पढ़ा 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है। और 11वीं की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किससे? तो पंचायती राज से है। और कब जोड़ा गया इसे? 73वां संविधान संशोधन 1993। तो ये हमारी इंपोर्टेंट क्या थी? अनुसूचियां थी। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक, सभी को पता है
9 दिसंबर 1946। बताओ फिर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अगर बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, लेकिन 2 दिन बाद क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यानी 11 दिसंबर 1946 में हम कहते हैं स्थायी तौर पर, यानी भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन बताइए जरा, जो भारतीय संविधान सभा थी इसका लोगो क्या था? लोगो यानी इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह तो ध्यान रखना हाथी। क्या था? हाथी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। नीति आयोग कई बार पूछा गया, 1 जनवरी 2015। बताओ जी। अच्छा, नीति आयोग का पहला नाम अगर पूछ लिया जाए, नीति आयोग का पहला नाम था योजना आयोग। इस योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना तो ध्यान रखना 15 मार्च 1950। 1950। इसका नाम नीति आयोग कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015। और इसका जो हेड होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बताओ जी, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष सुमन बेरी। अभी हाल में पेपर में भी पूछा गया था और 2-3 बार करवा भी दिया। ठीक है, आगे चले। अभी हम देखेंगे इसमें भूकंप। भूकंप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, बता सकते हो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रिएक्टर स्केल। अगर भूकंप का अध्ययन करना हो किसमें करेंगे? सिस्मोलॉजी। ठीक है, अगर तरंगों की बात करें तो सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। अब यहाँ पे पूछा गया था जब भूकंप आते तो कितने प्रकार की तरंगे आती है? 3 प्रकार की आती है। PSL, प्राइमरी सेकेंडरी लो वेव्स। प्राइमरी सेकेंडरी और लो वेव। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्राथमिक तरंगों की रफ्तार कितनी होती है? बताओ जरा। इसकी होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आई झू झा करके निकल के चली गई, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडरी आई थोड़ी सी कम रफ्तार है। ठीक है, आई निकल के चली गई, इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो लो वेव्स है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, अब ये आई ये रखे रुक रुक के चलेंगी ऐसे, और जहां जहां रुक रुक के चलेगी वहां पे तबाही मचा देगी, वहां का माहौल ही बदल देगी सबका। ठीक है, अगर कोई खाना भी खा रहा होगा उसे भी खाना छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, इतनी खतरनाक हो जाती है कौन? लो वेव्स। समझ में आ गया? अब यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा जो इंपोर्टेंट है। तुमने देखा भी होगा भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? रिएक्टर स्केल। अब भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप की तरंगों का अध्ययन करना है तो सिस्मोग्राफ में जाओ। ठीक है, जिस स्थान पर भूकंप तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र, या हम कहते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। जिस स्थान से भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र या फोकस बिंदु। याद रहेगा। और जिस स्थान पर यह भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी उसे कहते हैं अभिकेंद्र या एपीसेंटर। समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन पूछे जाते इसमें से भी। जिस स्थान से भूकंप तरंगों की उत्पत्ति हुई उसे कहा भूकंप केंद्र या फोकस बिंदु, और जहां पे सबसे पहले पहुंची अभिकेंद्र या हम कहेंगे ईपी सेंटर, जहां पे तरंगे सबसे पहले पहुंचेगी तबाही मचा देंगी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे ध्यान रखना दूसरा क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ठीक ऊपरी बिंदु को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र। अभिकेंद्र या इसे कहा जाता है ईपी सेंटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए बार बार मैं इसे रिपीट करता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिटेल के बारे में। ठीक है,
हमने भी पढ़ा कि जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। क्या हो गया? इसे देख रही होगी, है ना? हाँ, इसका ध्यान और कहीं नहीं गया, इस पे गया। ठीक है, चलो जी, लो जी, ठीक है ना भाई। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग। कैसे नहीं बोला? कौन सी? ये लो जी। हाँ चलो जी, इतना क्लियर हो गया ना? चलो टॉपिक क्या हो। तो 3 प्रकार की तरंगे हैं। अभी अभी बताया, पी से प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव कहा जाता है, और एस से सेकेंडरी वेव यानी द्वितीय तरंगे, और एल से लो वेव। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है। जो ये क्या बोलते हैं, पी तरंगे की रफ्तार जो होगी वो 8 किलोमीटर पर सेकंड आई और जू झा करके निकल के चले गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। ठीक है, कहते हैं कि भूकंप आया था, पता ही नहीं चलता, है ना। और जब ये आती है, 4 वाली आती है, इनका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा दिखाई देता है, ये भी चली जाती है। लेकिन जो बिल्कुल सबको हिला देंगे वो कौन सी है, सबको तिधर बिधर कर देगी, सबके घर खाली करवा देगी, कौन सी है, तो हम कहेंगे लो वेव। समझ में आ गया ये भाई? जब एक बात बताओ, जब रफ्तार कम होगी और कंपन ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है धरातल पे कंपन बहुत ज्यादा होने वाला है और विनाश भी देखने की संभावना ज्यादा मिलेगी। किसमें? एल तरंग। प्रत्येक माध्यम से निकलती है प्राथमिक तरंग, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, लेकिन केवल ठोस से निकलेगी कौन? ऐसे। लेकिन धरातल ये तो कहाँ चलती है, ऊपर ही चलेंगी ये, कभी नीचे नहीं चलेगी, धरातल पे चलेंगी, और धरातल पे चलेंगी तो नाश करेंगी करेंगी। ठीक है, सबसे कम क्षति पहुंचाती है कौन? पी, और सबसे ज्यादा कौन? एल तरंग। ठीक है, अगर बात करें इन्हें अनुदैर्घ्य कहेंगे, इन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ, और इसे भी अनुप्रस्थ। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछेगा, 2-3 जो मैंने बताए, ये तो बहुत कम पूछेगा। इसमें ध्यान ये रखना कि जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, हम कहेंगे भूकंप केंद्र या फोकस बिंदु। याद रहेगा। आगे चले जी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी कही जाती है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की। कर्क रेखा को 2 बार काटेगी माही, कौन काटती है? माही। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो। अगर पूछ ले मकर रेखा को 2 बार लिम्पो। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील। कौन सी है? नील। आज के लिए इसमें इतना ही था। हिंदी वाले रुके रहना,